Everybody and welcome to Creatrix channel, my dear friends. We are live again at 7 p.m. Again we are live for another interesting topic of power system, capacitance of transmission line. तो मेरे भाई जैसा आप देख रहे हो आज पहले चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा चीजें सीखने वाले हो, विजुअलाइज करने वाले हो जैसा कि हर लेक्चर में करते हो, बढ़िया विजुअलाइज करने वाले हैं और कैपेसिटेंस के सारे फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे और कैपेसिटेंस के सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले मेरे दोस्त कितने लोग रेडी हैं? आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? अगर रेडी हो तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, अटेंडेंस मार्क कर दो और जगह जगह शेयर कर दो। जगह जगह हल्ला मच जाना चाहिए कि मेरे भाई लाइव आ चुके हैं, मचाने वाले हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जगह जगह बात फैला दो, गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे हल्ला होना चाहिए कि अंकित सर लाइव आ गए हैं और कैपेसिटेंस डिस्कस कर रहे हैं। जगह जगह फैला देना, आग लगा देनी है एकदम, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज अंकित गोयल. I got a year one twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and presently I am working as a director at an academy for GATE department. But my dear friends, इस सीरीज के पीछे रीजन क्या है? इस सीरीज के पीछे रीजन ये है कि आपका पावर सिस्टम एकदम रॉक सॉलिड करना है, इतना सॉलिड कर देना है कि जगह जगह जहां जहां जाओ पावर सिस्टम देख के समझ जाओ कि यहां चल क्या रहा है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके पीछे, क्या लॉजिक है। सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए और इसी लॉजिक से, इसी तरीके से हम लोग पावर सिस्टम को डील कर रहे हैं कि गेट ईएससी में रैंक तो आया है मेरे भाई, लेकिन जितनी भी प्रैक्टिकलिटीज हैं वो चीजें भी आप समझे। अब देखो, अगर गेट और ईएससी में टॉप रैंक चाहिए तो सिर्फ यूट्यूब नहीं मेरे भाई, मेरी स्पेशल क्लासेस भी अटेंड किया करो। कल से हम लोग 12:30 बजे डेली सॉल्व करेंगे पावर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आज रात को 8:30 बजे मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इन्वर्टर्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आपको लिंक कहां पे मिलेगा? लिंक मेरे भाई यहां मिल जाएगा, tinyurl.com/ankitesc। यहां जाओगे ना तो लिंक मिल जाएगा मेरे सेशंस का, और इसमें भी कहां जाना पड़ेगा? इसमें पहले फोल्डर में घुस जाना, अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में जो भी मेरी क्लासेस आगे लगने वाली हैं वो मिल जाएंगी, और जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको वेल अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगी। बस आपको ये यूआरएल विजिट करना है, tinyurl.com/ankitesc। इसके अलावा देखो, अगर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं मिलती, काफी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। लाइव क्लासेस तो मिलती है, एनवायरनमेंट एकदम अलग होगा यूट्यूब से, इतना पॉजिटिव, इतना क्रिएटिव एनवायरनमेंट होगा कि उन बच्चों के बीच आपकी ग्रोथ होना गारंटीड है। ग्रोथ होना गारंटीड है, बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग आ जाएगी अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो। और साथ साथ आपको डेली होमवर्क भी दिया जाएगा। होमवर्क देंगे मेरे भाई, उतना करके लाओगे तो आपकी तैयारी साथ साथ चलेगी। हर संडे टेस्ट लेंगे जिसके प्रेशर में आप लोग हमेशा तैयारी करते रहोगे। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट के लिए क्रैश कोर्स करवाएंगे, अभी चल रहा है, अभी एक बैच लॉन्च भी होने वाला है। और इसके अलावा मेरे भाई सारे डाउट्स आंसर करेंगे। मैं हफ्ते में 5.5 घंटे सिर्फ डाउट्स लेता हूं, और ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की ब्यूटी है। लेकिन मेरे भाई इसका प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाला है, ये बात दिमाग में डाल लो, इसका प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाला है। तो जल्दी से कोड लगा दो अंकित ESC, और बंधु ये कोड लगा करके जल्दी से जल्दी आप अनअकैडमी पे जुड़ जाओ, क्योंकि वरना बाद में देर हो जाएगी, और देर हो गई तो पछताओगे, ज्यादा प्राइजेस सेम सब्सक्रिप्शन के लिए पे करोगे। और आइकॉनिक मेरे भाई इससे भी एक कदम आगे। क्यों एक कदम आगे है सर? क्योंकि आइकॉनिक में मिलेगा पर्सनल कोच। आपको प्लस के सारे बेनिफिट के साथ साथ एक बंदा मिलेगा जो कि आपको गाइड करेगा डे इन डे आउट, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पूरा आपका टाइम टेबल, शेड्यूल, मोटिवेशन, मिस्टेक्स, वीकनेस, सब चीजें ये बंदा हैंडल करेगा। इसके अलावा साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा मेंस का आंसर राइटिंग कोर्स कराया जाएगा, ESC मेंस का। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस,
ये सारी चीजें आपको कवर करा के दी जाएंगी आइकॉनिक में। तो अगर मेरे भाई आप अपनी जर्नी का पहला कदम उठा रहे हो, आज अगर अपना पहला कदम रख रहे हो और आपको बेसिक से सब चीजें करनी है और आपको बहुत बढ़िया गाइडेंस चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए बनाए। और अगर आपको गेट का आइडिया है, ऑलरेडी गेट का बढ़िया से आइडिया है, तो मेरे भाई प्लस आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, प्राइस बढ़ के सेम सब्सक्रिप्शन का ज्यादा पे करना डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो देखो, जब कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दो प्लेट्स के बीच में, दो मेटल कंडक्टर्स के बीच में जब कभी डाइलेक्ट्रिक लगाया जाता है तो इट बिहेव्स एज अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर बात यह ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट में क्यों दिखाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट में कैपेसिटेंस दिखाएं, उसके कुछ एक पर्टिकुलर रीजन है। सबसे पहला रीजन है ड्यू टू द चार्ज स्टोर्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। समझ रहे हो, ट्रांसमिशन लाइन की वायर पे देखो, ये जो वायर है, इस वायर पे अलग अलग जगह पे जो चार्ज रखा होगा, उस चार्ज को कैसे शो करोगे, कैपेसिटर से। क्योंकि आप ये जानते हो कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है चार्ज स्टोरेज। तो अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन भी चार्ज स्टोर कर रही है, यानी कहीं ना कहीं उसमें कैपेसिटेंस इंक्लूडेड है। इसके अलावा आप दिखाओगे चार्ज स्टोर्ड के अलावा रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड। रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड यानी अगर ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रही है तो रिएक्टिव पावर डिलीवर करने वाला एलिमेंट कौन सा है, कैपेसिटर है। अगर रिएक्टिव पावर कैपेसिटर डिलीवर करता है, इसका मतलब है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कैपेसिटेंस शो करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जिसकी वर्किंग, जिसका आउटपुट एकदम आपके एग्जैक्ट सिस्टम की तरह है। यानी जो काम ट्रांसमिशन लाइन करिए, अगर वही काम एक सर्किट कर सकता है तो वो सर्किट कहलाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं, उन फिजिकल फिनोमिना को सर्किट एलिमेंट्स में लेकर के आ रहे हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो भी चार्ज स्टोर्ड है उसको कैसे दिखा रहे हो, कैपेसिटेंस से। ट्रांसमिशन लाइन में अगर रिएक्टिव पावर डिलीवर हो रही है तो उसको कैसे दिखा रहे हो, कैपेसिटेंस से। अब बात यह आती है कैपेसिटेंस निकाली कैसे जाए, ये कैपेसिटेंस कैसे निकाली जा सकती है। अब देखो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहां जो है ना चार्ज नहीं लेते हैं, चार्ज डेंसिटी लेते हैं। सपोज मैंने ले ली लैम्डा कूलाम पर मीटर। अब इससे कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज। अब आप वोल्टेज से डिवाइड करोगे तो ये कैपेसिटेंस आ गई फैरेड पर मीटर में, फैरेड पर मीटर में। ठीक है मेरे भाई, तो आपको अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है तो पहले चार्ज डेंसिटी एज्यूम करोगे, उससे वोल्टेज निकालोगे और चार्ज डेंसिटी बाय वोल्टेज आपको देगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसकी यूनिट फैरेड पर मीटर होती है, बट ज्यादातर जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज की जाती है दैट इज नैनो फैरेड पर किलोमीटर। नैनो फैरेड पर किलोमीटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये बात है। चलो अब बात आती है, सबसे पहले मैंने आपको तरीका क्या बताया, मैंने तरीका क्या बताया कि भाई आप लोग चार्ज एज्यूम करो। ठीक है, चार्ज एज्यूम करो, क्योंकि चार्ज से क्या निकालोगे, वोल्टेज, फिर चार्ज बाय वोल्टेज देगा कैपेसिटेंस। तो मेरे भाई मैं सबसे पहले आपको क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि कैसे चार्ज डेंसिटी से वोल्टेज पे आते हैं, कैसे चार्ज डेंसिटी से वोल्टेज पे आते हैं। अब देखो ये एक इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल कंडक्टर हमने ले रखा है जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी मैंने दिखा रखी है। देखो अगर ध्यान दोगे मेरे भाई तो ये चार्ज डेंसिटी दिख रही है, यहां पे पूरा मैंने प्लस 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 दिखा रखा है। अब इससे आप ये देख रहे होगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखा दी है बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है बाहर की तरफ आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ आ गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करके क्या निकाला जा सकता है मेरे भाई, वोल्टेज। क्या निकाला जा सकता है मेरे भाई, वोल्टेज। ठीक है, अब ये डाउट आ रहा है कैपेसिटेंस क्यों होगी, डाइलेक्ट्रिक तो है ही नहीं। मेरे बता भाई, ये बताओ हवा क्या होती है दो लाइंस के बीच में, हवा क्या होती है दो लाइंस के बीच में, क्या ये डाइलेक्ट्रिक है या नहीं। ठीक है, चलो
शुरू किया जाए आगे का डेरिवेशन। अब मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है डी डिस्टेंस पे? आप कहोगे सर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलन एक्स, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलन एक्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो वोल्टेज कितनी होती है? या ना ऐसे कर लो, आपको ये पता होना चाहिए dv इज माइनस ई डॉट डी एक्स। अब ये जो dx है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ले लेते हैं डिस्टेंस, तो E डॉट dx क्या हो जाएगा? E dx, E डॉट dx क्या हो जाएगा? E dx। ठीक है मेरे भाई, एक चीज बताओ, यूट्यूब लेक्चर में क्या क्या लेके मानोगे? तुम्हें बुकलेट भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए फ्री में, ठीक है, क्विजेस भी चाहिए, लेक्चर भी चाहिए, ठीक है, फिर नोट्स भी चाहिए हैंड रिटन। मेरे भाई कहीं तो सब्र कर लो। अब मैंने मान लिया डिस्टेंस अगर आर ए है तो वोल्टेज वी ए है, डिस्टेंस अगर आर बी है तो वोल्टेज वी बी है। वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग एक्स और माइनस की वजह से लॉग 1 बाय एक्स, माइनस भी तो आ रहा है, माइनस की वजह से log 1 बाय एक्स। ठीक है, log 1 बाय एक्स। अब मेरे भाई ये डाउट आ रहा है माइनस साइन क्यों, तो मेरे भाई EMT एक बार जाकर के पढ़ो, तब आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ln 1 बाय आर बी माइनस ln 1 बाय आर ए। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, log x होता है, और log x के अंदर अगर बाहर एक माइनस साइन लगा है तो मैंने उसे कर दिया log 1 बाय एक्स। अब देखो, अगर आप LHS और RHS कंपेयर कर लो बंधु, तो आप ये कह सकते हो कि VB क्या है, कह सकते हो ना ऐसा, ठीक है, और VA क्या है? समझ में आ रहा है? LHS RHS कंपेयर करके तो मैं कह देता हूं मेरे भाई कि वोल्टेज एट अ डिस्टेंस x क्या होगी, एट अ डिस्टेंस x क्या होगी? ln 1 बाय एक्स। ठीक है, x क्या हो गया? x हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। x क्यों हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इज दैट क्लियर? कंडक्टर से जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से log 1 बाय डिस्टेंस, log 1 बाय डिस्टेंस क्या आ रहा है? वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, एक चीज आप लोगों के लिए एक बढ़िया न्यूज है, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक एनिमेटेड वीडियो रिलीज करने वाला हूं इंजीनियरिंग पाठशाला पे, तो आज जाकर के जरूर देखना, बहुत बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड किया है, एकदम फील आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब आते हैं इसका एप्लीकेशन पे। देखो मैंने वोल्टेज क्यों निकाला मेरे भाई, आप बात को समझना। अगर हर बार चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज, तो मुझे बार बार एक ही काम रिपीट करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने चार्ज से वोल्टेज का एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अब वोल्टेज का जब मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, तो मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आंसर नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सीधे निकालूंगा वोल्टेज, मैं सीधे निकालूंगा मेरे भाई वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? तो एक स्टेप हमारा बच गया, वरना आइडियल स्टेप क्या होता है? लैम्डा, लैम्डा से ई, ई से वी। अब मैं सीधा जंप करूंगा लैम्डा से वी, मैं सीधा जंप करूंगा लैम्डा से वी। ठीक है, अब देखो ये कोई पी पॉइंट है जो कि डीए डिस्टेंस पे एक वायर से और डीबी डिस्टेंस पे दूसरे वायर से। अब मैं आपसे ये कहता हूं मेरे भाई, ये बता दो पोटेंशियल कितना होगा पी पॉइंट का। अच्छा, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, जो Q और माइनस Q है ना, ये कूलाम पर मीटर में है, यानी ये चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी है। तो अब देखो, कभी भी पोटेंशियल निकालना होता है ना, कभी भी पोटेंशियल निकालना होता है तो सुपरपोजिशन से निकाल देते हैं, सुपरपोजिशन। लेकिन पोटेंशियल निकालते हुए मेरे भाई, पोटेंशियल निकालते हुए मेरे भाई हमेशा चार्ज विद साइन रखा जाता है, चार्ज विद साइन रखा जाता है। ठीक है,
ठीक है भाई, 1/dB। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं q/2π कॉमन ले लेता हूं, log ऑफ x माइनस log ऑफ y, ये आ गया। अब मैं कहता हूं मेरे भाई मुझे दोनों वायर के बीच में ये पता लगाना है, दोनों वायर के बीच में ये पता लगाना है कि कितना या फिर कौन से पॉइंट पे न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, विच हैज द पोटेंशियल जीरो, विच हैज द पोटेंशियल जीरो। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरा ये P वाला पॉइंट न्यूट्रल है, इफ पॉइंट P इज न्यूट्रल, अगर पॉइंट P न्यूट्रल है तो VP हो जाएगा 0। VP 0 कब होगा, जब लॉग के अंदर रखी हुई टर्म हो जाएगी 1। ठीक है, लॉग के अंदर रखी हुई टर्म हो जाएगी 1, यानी कि dB/dA इज इक्वल टू 1, dB इक्वल टू dA। अगर dB और dA बराबर हो गए मेरे भाई तो ये पॉइंट हो गया मिड पॉइंट, यानी न्यूट्रल पॉइंट लाइज मिडवे बिटवीन वायर्स, लाइज मिडवे बिटवीन वायर्स। तो जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा ना वो हमेशा मिड पॉइंट आएगा दोनों ट्रांसमिशन लाइन का। अब आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्या थी, मेरे भाई इसकी जरूरत ना तुम्हें आगे समझ आएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस हम दिखाएंगे लाइन से न्यूट्रल या लाइन से ग्राउंड के बीच में। तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है, ये न्यूट्रल या ग्राउंड कहां पे है, ये न्यूट्रल या ग्राउंड कहां पे है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। और वो हमें पता चल चुका है कि भाई मिड पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। अब इसके बाद हम लोग निकालना चाहते हैं यहां पे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, मान लो ये है A और ये है B, तो मुझे ना इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। देखो चार्ज तो मुझे पता है Q कूलाम पर मीटर और माइनस Q कूलाम पर मीटर, लेकिन मुझे चार्ज के साथ साथ क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं तभी क्या निकाल सकता हूं, कैपेसिटेंस। तो चलो शुरू किया जाए। अब मेरे भाई देखो क्या होता है, जब कभी कोई कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है 0। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 आ जाती है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 आ जाती है मेरे भाई, तो क्या होता है, पोटेंशियल हो जाता है कांस्टेंट। कैसे, देखो dV इज माइनस E.dr। तो अगर E 0 है, अगर E 0 है तो dV 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज हो जाएगी कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसीलिए हमने क्या लिखा है, देखो द पोटेंशियल एट द सरफेस इज सेम एज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। सरफेस पे जो पोटेंशियल है मेरे भाई, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे वही पोटेंशियल मिलने वाला है, वही पोटेंशियल। और मैंने डिराइव भी करके दिखा दिया आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, यानी कि पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अब मैं ये कहता हूं अगर मुझे A का पोटेंशियल चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा, B का चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा, A का चाहिए तो किस पे निकालूंगा, X पे, B का चाहिए तो किस पॉइंट पे निकालूंगा, Y पे। तो अब देखो, ठीक है, मैं निकालना स्टार्ट करता हूं। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था कि अगर A का पोटेंशियल चाहिए, पहले Q की वजह से निकाल लो। Q की वजह से कितना डिस्टेंस लोगे मेरे भाई, सिंपल है सर, 1/r1, 1/r1, क्योंकि सेंटर से कितना डिस्टेंस है, r1, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, r1। B की वजह से क्या करोगे, B की वजह से ना देखो डिस्टेंस यहां तक लोगे उसके सेंटर से, तो कितना आएगा, D-r1। जब भी देखो कभी आपके पास लाइन चार्ज होता है ना, एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर अगर चार्ज होता है मेरे भाई, तो उसके सेंटर से जाते हुए लाइन चार्ज मान लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पूरा सिलेंडर है, एक पूरा सिलेंडर है, मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखो कभी भी अगर आपके पास ऐसा एक सिस्टम है
जो कि चार्ज्ड है, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम ऐसे एक लाइन चार्ज मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसकी एक्सिस पे एक लाइन चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। ये बात क्लियर है? तो अब क्या होता है, जब भी आप लाइन चार्ज से डिस्टेंस लोगे तो आप सिलेंडर की एक्सिस से लोगे। तो जब मैंने -q से डिस्टेंस लिया तो मैंने उसके सेंटर से नापा इसके सरफेस तक। इसके सरफेस तक क्यों नापा मेरे भाई? क्योंकि सरफेस पे जो पोटेंशियल है, सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर होगा। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, log ऑफ 1/d-r1। ठीक है, चलो ये हो गया। मैं इसको ना सिंप्लीफाई भी कर लेता हूं। ठीक है, d-r1/r1। अब बात है बी वाले पॉइंट पे, बी वाले पे। बी वाले के लिए आप पोटेंशियल कहां निकालोगे, y पे। कहां निकालोगे, y पे। अब y पे निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, q वाले से कितना डिस्टेंस लोगे आप, q वाले से कितना डिस्टेंस लोगे मेरे भाई? ठीक है, ये डिस्टेंस लोगे q वाले से। और -q वाले से क्या लोगे, -q के तो सरफेस पे ही है ना, तो 1/r2, 1/r2। log, ये आ गया ना, देखो दोनों का पोटेंशियल आ गया, दोनों का पोटेंशियल आ गया मेरे भाई। ये बात क्लियर हो गई? अब जब दोनों का पोटेंशियल आ गया तो हम क्या ले सकते हैं, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं कहता हूं मेरे भाई कि VA माइनस VB क्या होगा, Q/2πε0, तो कॉमन ले लो। ठीक है, ये बन गया। अब यहां पे क्या होगा, ये बन गया। अब देखो लॉग के अंदर डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये भी d² और r1 r2 यहां स्क्वायर आ गया ना। और जब आपने इंडक्टेंस भी पढ़ा था तो लॉग के अंदर बस डिस्टेंस आता है, कभी डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आता। तो मैं क्या करता हूं ना, इसकी पावर 2 बाहर निकाल लेता हूं। तो Q/πε0 log √, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये जो ऊपर टर्म आ रही है ना, √d-r1 d-r2, इसको आप कह सकते हो GMD, और नीचे वाले को क्या कह सकते हो, GMR। लेकिन मैं क्या कहता हूं, देखो जनरली ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये रेडियस से काफी बड़ा होता है, क्योंकि आप भी जानते हो दोनों वायर हमेशा मीटर्स में होती हैं डिस्टेंस पे, और उनका रेडियस हमेशा मिलीमीटर में होता है। ये डिस्टेंस अगर काफी बड़ा है तो आप पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हो कि सर Q/πε0, देखो d इंटू d² का रूट हो गया d, ये हो गया। अब आप क्या कहेंगे कि सर कैपेसिटेंस होगी Q/V πε0 ये आ गया ना। तो ये बंधु आपके पास आ गई कैपेसिटेंस। क्या आ गई आपके पास, कैपेसिटेंस। लेकिन ये जो कैपेसिटेंस आपने निकाली है, ये किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। इसे हम कहते हैं इंटरलाइन कैपेसिटेंस। इंटरलाइन कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटेंस बिटवीन टू लाइंस, कैपेसिटेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब मेरे पास एक जो डाउट आ रहा है खुशल का, कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में 0 बता रहा हूं और फिर मैं बात कर रहा हूं कोरोना की। कोरोना मेरे भाई कंडक्टर के बाहर होता है, कंडक्टर के अंदर नहीं। और कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, कंडक्टर के अंदर 0 होती है। ठीक है, चल ये बात हो गई।
सिंगल फेज 2 वायर लाइन का कैपेसिटेंस समझ आया। लेकिन मेरे भाई मेरे को यह भी पता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आता है एक न्यूट्रल पॉइंट। तो मैं क्या कहता हूं, देखो अगर इन दोनों के बीच एक कैपेसिटेंस आ रही है C, तो क्यों ना इस कैपेसिटेंस को मैं दो भाग में बांट दूं। देखो कैसे, ऐसे। समझ में आई मेरी बात? मैं इसको कहता हूं CAN CBN और ये हो गई CAB। CAB ये न्यूट्रल वाले का पोटेंशियल 0 आया था, तो ये है ग्राउंड, क्योंकि हमने क्या कहा था, न्यूट्रल वो है जिसका पोटेंशियल है 0। अब आपको क्या दिख रहा है, ये दो कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़ के बनाती हैं CAB। तो मैं क्या कहता हूं कि सर 1/CAB is 1/CAN plus 1/CBN, 1/CAN plus 1/CBN। अब इसके बाद क्या होगा, इस कैपेसिटेंस का आप कर रहे हो रेसिप्रोकल, यही है CAB, यही है मेरे भाई CAB। इसका रेसिप्रोकल अगर करोगे तो ये बनेगा log D बाय, ये बन गया। अब मैं इसको कैसे तोड़ता हूं मेरे भाई, देखो मैं ना इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कंपेयर कर लिया 1/CAN से प्लस 1/CBN से। एक सेकंड, यहां एक गड़बड़ हो गई, मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया है ना, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये उल्टा हो गया। यहां पे क्या आता है, log ऑफ D बाय √R1 R2 बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी मेथड आप समझ गए होंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 log में तो पावर में चला गया और डिवीजन में ऐसे ही रह गया। अब इसे हमने तोड़ लिया दो भाग में, log ऑफ AB इज log ऑफ A प्लस log ऑफ B। अब देखो कंपेयर कर लो मेरे भाई LHS और RHS, तो क्या मिल जाएगा कि 1/CAN इज log D बाय R1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/CBN इज log D बाय R2 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मिल गया हमें रिजल्ट। अब ये रिजल्ट अगर हमें मिल गया मेरे भाई, तो मैं रेसिप्रोकल करके दोनों कैपेसिटेंस लिख देता हूं। तो देखो एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल्स में यूज होती है ना, वो ये वाली कैपेसिटेंस है, वो ये वाली कैपेसिटेंस है, दिख रहा है। इसे कहते हैं लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। यूनिट है इसकी फैरेड पर मीटर। लेकिन ना ये एप्सिलॉन की वजह से 10 की पावर -12 में आएगी, ये एप्सिलॉन की वजह से 10 की पावर -12 में आएगी। तो 10 की पावर -12 को ना यूनिट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लिख देते हैं नैनो फैरेड पर किलोमीटर। क्या लिख देते हैं, नैनो फैरेड पर किलोमीटर। तो 10 की पावर -12 जो आएगा दैट विल बी कंज्यूम्ड इन द यूनिट्स, दैट विल बी कंज्यूम्ड इन द यूनिट्स। ये समझ आया? तो इसीलिए जो है ना, आपको ये पाई एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप तो ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? आप ये वाला फॉर्मूला याद करोगे मेरे भाई। ये जो मैंने दो फॉर्मूले दे दिए हैं, दिस यू विल रिमेंबर, ठीक है। मैंने सर्कल भी कर दिया है। अब इसके बाद माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि सर यहां R प्राइम क्यों नहीं आया, यहां R प्राइम क्यों नहीं आया, जबकि इंडक्टेंस में R प्राइम भी था। तो देखो उसका सिंपल सा रीजन है, इंडक्टेंस में R प्राइम आया था ड्यू टू इंटरनल इंडक्टेंस। इंटरनल इंडक्टेंस थी ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर लाई कर रही थी उसी के फ्लक्स के कारण आपका आया था R डैश। लेकिन मेरे भाई कैपेसिटेंस कैलकुलेशन में कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो आपका R डैश कैपेसिटेंस में नहीं आएगा,
सिर्फ किस में आएगा? इट विल ओनली कम इन केस ऑफ इंडक्टेंस, इट विल ओनली कम इन द केस ऑफ इंडक्टेंस। तो आगे आपसे कभी कोई ये बात पूछता है कि बेटा आर डैश आपका इंडक्टेंस में आता है, कैपेसिटेंस में क्यों नहीं? आप बोलेंगे कि सर अगर इंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो हो सकता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और एक बात और ध्यान रखना, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में स्किन इफेक्ट कभी कंसीडर नहीं करते। स्किन इफेक्ट का इंपैक्ट सिर्फ किस पे देखते हैं? रेजिस्टेंस पे। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज चार्ज। अब इमेज चार्ज क्या होता है? जब कभी कोई चार्ज एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया जाए। अब सर ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन क्या होता है? देखो इनफाइनाइट तो एक्चुअल में कोई भी चीज नहीं है, इनफाइनाइट एक्चुअल में कोई भी चीज नहीं है, लेकिन अगर ये जो प्लेन है, जो ब्लैक वाली बाउंड्री है, इसका साइज इस हाइट h से बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे एक चीज मान के सोचो, अगर अर्थ की बात करें, अर्थ का जो रेडियस है या जो अर्थ का साइज है, वो जो डिस्टेंसेस हम अपनी आंख से देखते हैं उसके मुकाबले तो काफी ज्यादा है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मान लो ये हाइट है, ये मेरे हाथ से जो रिमोट की हाइट है, ये अर्थ के साइज से बहुत ज्यादा है, ये अर्थ के साइज से बहुत कम है। तो इस डिस्टेंस के मुकाबले अर्थ क्या दिखेगी? अर्थ दिखेगी इनफाइनाइट, अर्थ दिखेगी इनफाइनाइट। बात समझ आ रही है? बात क्लियर हो रही है? अगर हम इतने से डिस्टेंस के मुकाबले अर्थ को देखें तो इट विल बी इनफाइनाइट। तो वही बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन, अर्थ ऑल्सो एक्ट्स एज अ इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। अब कभी आप एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के पास चार्ज लाओगे पॉजिटिव, तो यहां पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव। देखो ऐसे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब लेकिन मेरे भाई ये नेगेटिव चार्ज पूरी अर्थ पे फैला होगा। अब ये जब पूरी अर्थ पे फैला है तो ना तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर सकते हो, ना आप चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हो। यानी इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैं नहीं समझ सकता। ये चार्ज इतने वाइड एरिया में फैला हुआ है, आई कांट अंडरस्टैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाए? वहां आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज चार्ज। हम कहते हैं इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन का पोटेंशियल है 0। तो अगर ये चार्ज Q है और ये पोटेंशियल दे रहा है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन H, तो इसका पोटेंशियल 0 रखने के लिए इससे H डिस्टेंस नीचे एक माइनस Q चार्ज डाल दो, तो ये देगा माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन H, ये देगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन H, और दोनों का नेट क्या हो जाएगा? 0। दोनों का नेट क्या हो जाएगा? 0। यानी अर्थ प्लस चार्ज को आप रिप्लेस कर सकते हो दो चार्जेस से। ये दो चार्जेस कैसे हैं? ये नेगेटिव चार्ज इसका मिरर इमेज जैसा दिखता है, बराबर डिस्टेंस पे आता है, लेकिन इसकी पोलैरिटी होती है अपोजिट। तो ये ध्यान रखना, इमेज चार्ज इज द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल चार्ज बट इट्स पोलैरिटी इज ऑपोजिट। और ये किस बेसिस पे डिसाइड हुए हैं? दैट द पोटेंशियल ऑफ द इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन इज 0। अर्थ ऑल्सो एक्ट्स एज अ इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। अर्थ भी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन का ही काम करती है। समझ में आया? अर्थ ऑल्सो एक्ट्स एज, और ये मेरे भाई मेरे हिसाब से विशाल सर ने EMT के कोर्स में बहुत बढ़िया से कवर किया होगा, क्योंकि इमेज चार्ज एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर भी मैंने आपको रिविजिट करा दिया है। तो हमने क्या किया है? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट H माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट H इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल हमें मेरे भाई 0 रखना था, उसी अकॉर्डिंगली हमने चार्ज को डिफाइन कर दिया। यानी कि अर्थ प्लस चार्ज कैन बी रिप्लेस बाय 2 चार्जेस। एक चार्ज और एक अर्थ की जगह क्या दिखा दो? एक रेड चार्ज और एक ब्लू चार्ज। समझ गए? रेड चार्ज और अर्थ ओरिजिनल सिस्टम है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। इस सिस्टम के इक्विवेलेंट कौन सा सिस्टम है? रेड चार्ज प्लस ब्लू चार्ज। यानी इस पूरे सिस्टम को 2 चार्जेस से रिप्लेस कर सकते हो। अब जैसा मैंने बोला, देखो ट्रांसमिशन लाइन पे चार्ज स्टोर्ड रहता है, मैंने बताया ना इसके सरफेस पे। अगर इसके सरफेस पे चार्ज स्टोर्ड रहता है और मेरे भाई जो अर्थ है वो एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है,
तो क्या हुआ, ये चार्ज अर्थ से कुछ हाइट पे रखा है, ये चार्ज अर्थ से कुछ हाइट पे रखा है। अगर चार्ज अर्थ से कुछ हाइट पे रखा है तो किसका कॉन्सेप्ट आएगा, इमेज चार्ज का। अब देखो कैसे, दो ट्रांसमिशन लाइन है, एक का चार्ज है Q और एक का चार्ज है -Q, और ये कितने हाइट पे रखी हैं, ये रखी हैं आपकी h हाइट पे मेरे भाई। ये कितनी हाइट पे रखी हैं, ये आपकी रखी है मेरे भाई h हाइट पे, ठीक है, ये h हाइट पे रखी हुई है। और मेरे भाई अब इनका जब इमेज चार्ज बनाओगे तो +Q का इमेज चार्ज -Q आ गया, ये आ गया, और -Q का इमेज चार्ज आ गया +Q। अब ये भी कितनी डेप्थ पे रखी हैं, h पे, ये भी कितनी डेप्थ पे रखी हैं, h पे। तो दो ट्रांसमिशन लाइन की जगह अब आपके पास कितनी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, एक तरह से 4। कितनी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, 4। तो मुझे ये समझना है इस कॉन्सेप्ट का इंपैक्ट कैपेसिटेंस पे कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदल गई मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई, पोटेंशियल बदल गया, तो कैपेसिटेंस भी बदलना चाहिए। तो लेट अस सी, समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं है, मुझे ये बता दो। सब लोगों को ये बात समझ आ गई कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, इमेज चार्ज क्यों इंट्रोड्यूस किया, इमेज चार्ज से फायदा क्या होता है, ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं है। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो मैं कहता हूं कि मुझे A का पोटेंशियल चाहिए, तो मैं कहता हूं A का पोटेंशियल A की वजह से, A का पोटेंशियल B की वजह से, A का पोटेंशियल A डैश की वजह से, B का पोटेंशियल B डैश की वजह से। अब A का A की वजह से क्या होगा, Q/2πε0 log 1/r1। D की वजह से, अब देखो मैं D - r वार नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूं कि D बहुत बड़ा है, मैं मान के चल रहा हूं कि D बहुत बड़ा है, तो D - r विल बी इक्वल टू D। समझ रहे हो मेरी बात, मैं B से डिस्टेंस में D - r लेता, उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, D। मान लिया D बहुत बड़ा है। अब A डैश की वजह से मेरे भाई, A डैश का चार्ज है -Q, और A डैश का डिस्टेंस कितना है A से, 1/2h, ठीक है, डिस्टेंस 2h है ना, h और h। अब आपका B डैश का चार्ज है +Q, लेकिन डिस्टेंस निकलेगा पाइथागोरस से, कैसे, ये डिस्टेंस हो गया D, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है D, और वर्टिकल डिस्टेंस है 2h। D और 2h जब डिस्टेंस है मेरे भाई, D² + 4h², D² + 4h²। तो देखो मैं ना इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, माइनस वाले ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो A का पोटेंशियल आ गया मेरे भाई, A का पोटेंशियल आ गया। अब A का पोटेंशियल अगर आ गया, ये AB डैश होगा। अब हमें B का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, B का पोटेंशियल। तो मैं क्या करता हूं, VB, B का A की वजह से, B का B की वजह से, B का A डैश की वजह से, और B का B डैश की वजह से। अब B का जब A की वजह से लोगे तो डिस्टेंस है D, B का जब A की वजह से लोगे तो डिस्टेंस है D। B का जब B की वजह से लोगे तो डिस्टेंस आएगा R2, क्योंकि उसके तो खुद ही के सरफेस पे है ना पॉइंट R2। B का अगर A डैश से लोगे, देखो B का अगर A डैश से लोगे मेरे भाई, तो पाइथागोरस लगाओगे, हॉरिजॉन्टल है D, वर्टिकल है 2h, तो पाइथागोरस कितनी बनेगी, √D² + 4h²। और B का B डैश की वजह से क्या होगा, B का B डैश की वजह से होगा, तो ये डिस्टेंस आप लोगे सर 2h, ये डिस्टेंस हो गया 2h। अब मेरे भाई
Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग। ठीक है, अब लॉग में माइनस वाले ऊपर आ जाएंगे आपके, एक सेकेंड, ये वाला प्लस था, हाँ ये वाला माइनस था। ठीक, तो लॉग में आपके माइनस वाले ऊपर आ जाएंगे मेरे भाई। अब देखो यहां पे ना मैं शुरू से ही मान लूंगा कि दोनों का रेडियस बराबर है। ठीक है, फालतू की झंझट नहीं पालेंगे, हम ये बोल देंगे R1 और R2 बराबर है, R1 और R2 बराबर है। ठीक है, अब मेरे पास ये सारा डेटा आ गया, VA आ गया, VB आ गया। अब मैं निकालता हूं VAB। अब देखो VA और VB में देखो इसमें D इंटू 2H ऊपर आ रहा है और यहां पे R1 इंटू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर नीचे आ रहा है। यहां R2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर ऊपर आ रहा है, 2H इंटू डी नीचे आ रहा है। यानी अगर इधर log x बाय y है तो इधर y बाय x है, तो log x बाय y माइनस log y बाय x। ध्यान देना, log x बाय y माइनस log y बाय x। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि Q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग। ठीक है, डबल हो गया ना, डबल हो गया, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू में लॉग उल्टा है तो ये माइनस का आएगा। अब आपने कैपेसिटेंस निकाल लिया CAB Q बाय VAB, यानी पाई एप्सिलॉन नॉट बाय लॉग D इंटू 2H ठीक है, ये बन गया, ये बन गया ना। पहले बस log d बाय आर आ रहा था, अब एक टर्म और आ गई डी स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4H स्क्वायर। मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार क्लियरली। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब मेरे भाई देखो क्या होगा, एज हाइट इंक्रीजेस डी स्क्वायर बाय 4H स्क्वायर डिक्रीजेस। तो लॉग के अंदर जो वैल्यू है, अगर इसका डिनोमिनेटर घटने लगा, अगर इसका डिनोमिनेटर घटने लगा तो ये वैल्यू बढ़ने लगेगी, तो कैपेसिटेंस वुड रिड्यूस, कैपेसिटेंस वुड रिड्यूस। अब आप कहोगे सर ये कैपेसिटेंस क्यों कम हो गई, ये कैपेसिटेंस क्यों कम हो गई हाइट बढ़ने के साथ साथ। पहले ना एक पॉइंट और लिख लेते हैं, देखो एक पॉइंट ये लिख लेते हैं मेरे भाई कि अगर h इनफाइनाइट हो गया तो ये डी स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर तो चला जाएगा, तो आपके पास ना पुराने वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, आपके पास पुराने वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग डी बाय आर, पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय लॉग डी बाय आर। ये पुराना फॉर्मूला आ गया। यानी जब आपने पहला फॉर्मूला डिराइव किया था, अर्थ को इग्नोर किया था, तो आप ये मान के चल रहे थे कि कंडक्टर इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखो जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान से समझना, बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं। देखो ये दो वायर थी हमारी, आपको याद हो, इनके बीच का कैपेसिटेंस था CAB। ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक है। ये नीचे अर्थ है, अर्थ को भी एक कंडक्टर मान सकते हो ना, अर्थ को भी एक कंडक्टर मान सकते हो मेरे भाई। सबसे पहले तो हमने क्या किया था,
ये दो, एक कैपेसिटेंस को दो में तोड़ दिया था, ध्यान से समझना। बीच में न्यूट्रल पॉइंट था ना, न्यूट्रल पॉइंट था मेरे भाई। अब ध्यान दो, ये जो कंडक्टर है ए और ये जो है बी, ए और अर्थ के बीच में भी एक कैपेसिटेंस बनेगी, क्योंकि ए भी कंडक्टर अर्थ भी कंडक्टर, बीच में डाइलेक्ट्रिक माने एयर, बीच में एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक काम कर रही है। तो यहां भी एक कैपेसिटेंस बन गई मेरे भाई, ये बन गई ना CAG, और ऐसे इधर भी बन गई CBG। अब ये ध्यान देना, ये जो CAG है और ऊपर ये CAN है, ये कंडक्टर और न्यूट्रल या ग्राउंड के बीच में ही है। ऐसा सोचो, ये कंडक्टर से ग्राउंड, ये भी कंडक्टर से ग्राउंड, कंडक्टर से ग्राउंड, कंडक्टर से ग्राउंड। तो अगर ऐसा है तो CA कितना है, CAG प्लस CAN, CB कितना है, CBG प्लस CBN। समझ गए? ये जो CAG और CBG है, ये जो CAG और CBG है मेरे भाई, इसको कहते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस। ये अनडिजायर्ड है, लेकिन क्या करें, दो कंडक्टर के बीच में हमेशा कैपेसिटेंस तो बनेगा ही बनेगा, कैपेसिटेंस बनेगा ही बनेगा। अब आप क्या कहेंगे कि सर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ये कंडक्टर से ग्राउंड वाली कैपेसिटेंस गिरती है, कंडक्टर से ग्राउंड वाली अगर गिरती है तो CA भी कम होगा और CB भी कम होगा। यही तो अभी हमने डिराइव किया है फॉर्मूले से, यही तो अभी फॉर्मूले से डिराइव किया है कि हाइट बढ़ने पे कैपेसिटेंस गिरती है। तो एक्चुअल में ये लाइन से लाइन वाली कैपेसिटेंस नहीं गिरती, हाइट बढ़ने से लाइन से अर्थ वाली कैपेसिटेंस गिरती है, जिस वजह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे भाई गिर जाती है, जिस वजह से मेरे भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिर जाती है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई सब लोगों को? चलो अब 3 फेज सिंगल कंडक्टर सिस्टम पे आते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, CPH 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log dm/r। ये ध्यान रखना, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन में कहीं भी r डैश नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है, r। बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अब आप कहोगे सर ये dm क्या है? मेरे भाई ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो इंडक्टेंस वाले टॉपिक से, DAB, DBC और DAC, DAB, DBC और DAC। तो इसका क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट है मेरे भाई। तो ये तो हमने इंडक्टेंस में भी लिया था, ये तो हमने इंडक्टेंस में भी लिया था, DAB, DBC और DAC का क्यूब रूट। अब 3 फेज बंडल्ड कंडक्टर में, बंडल्ड कंडक्टर में आपको क्या करना है, नीचे रेडियस की जगह सेल्फ GMD आएगा, नीचे रेडियस की जगह सेल्फ GMD आएगा। तो आप कैपेसिटेंस में क्या कहेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ds। अब ये ds क्या है, ds इज द सेल्फ GMD, और ये ना इंडक्टेंस की तरह ही कैलकुलेट होता है। इट इज सिमिलर टू इंडक्टेंस, बट इंस्टेड ऑफ r डैश, r डैश के क्या करोगे, यूज करोगे r, यूज करोगे r। सेल्फ GMD मैंने आपको बताया था ना कैसे निकलता है, सभी कंडक्टर का आपस में कॉम्बिनेशन लेते हैं। जैसे मैंने स्टैंडर्ड में भी बोला था, 7 कंडक्टर थे तो 49 कॉम्बिनेशन बनते, 49 कॉम्बिनेशन बनते। तो ऐसे ही यहां पे करना है, बस r डैश की जगह करना है r। अब आप कहोगे सर ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या है, ये होती है BC, ये होती है 1/XC, तो ये हो जाएगी ओमेगा CPH, ओमेगा CPH। चार्जिंग करंट, अब आप कहोगे सर ये चार्जिंग करंट क्या होता है, ये चार्जिंग करंट क्या होता है? चार्जिंग करंट वो करंट है जिसकी वजह से चार्ज डिपॉजिट होता है लाइन पे। मैंने आपको बताया था, मान लो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं सेंडिंग एंड से, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एंड तक नहीं पहुंचेंगे, वो कुछ इलेक्ट्रॉन लाइन पे स्टे कर जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन लाइन पे स्टे कर गए उसको कहते हैं चार्जिंग करंट। जो चार्ज लाइन पे रुक गया उसे कहते हैं चार्जिंग करंट, और इसकी वैल्यू आती है VPH/XC।
यानी ओमेगा CpH VpH, ओमेगा CpH VpH। अब रिएक्टिव पावर कितनी होगी भाई थ्री फेज में? 3 ओमेगा CpH VpH स्क्वायर, ये रिएक्टिव पावर होगी। ये रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगी ट्रांसमिशन लाइन, ये रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रही होगी ट्रांसमिशन लाइन। तो चार्जिंग करंट का कोई भी डेफिनेशन पूछता है, आप क्या बोलेंगे कि चार्जिंग करंट इज रिप्रेजेंटिंग द चार्ज दैट इज स्टोर्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, द चार्ज दैट लेफ्ट द सेंडिंग एंड बट कुड नॉट रीच द रिसीविंग एंड, मेरी बात क्लियर है? अब देखो मैं आपसे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूं मेरे भाई कि अलग अलग पैरामीटर का आर, एल, सी और लाइन चार्जिंग करंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है लेंथ इंक्रीजेस, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो आर, एल, सी और चार्जिंग करंट पे क्या क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। अगर मैंने लेंथ बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ेगा? आर बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। एल भी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ये मत कहना कैसे, मिली हेनरी पर किलोमीटर में था तो टोटल इंडक्टेंस लेंथ मल्टीप्लाई करके आएगी। कैपेसिटेंस भी फैरेड पर मीटर में है, लेंथ के प्रोपोर्शनल। और चार्जिंग करंट तो कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल है। देखो चार्जिंग करंट में सी आ रहा है, सी बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। रेडियस अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम, क्योंकि एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इंडक्टेंस GMD बाय GMR होता है, GMR बढ़ गया तो इंडक्टेंस कम। कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस में अगर रेडियस बढ़ेगा डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा, तो लाइन चार्जिंग करंट भी ज्यादा। डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, रेजिस्टेंस कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि दो कंडक्टर आपस में कितनी दूरी पे रखे हैं, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने से GMD बढ़ता है, GMD बढ़ने से इंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन GMD बढ़ने से कैपेसिटेंस कम होगा, तो लाइन चार्जिंग करंट भी कम। सप्लाई फ्रीक्वेंसी से बताओ क्या फर्क पड़ेगा RLC और चार्जिंग करंट पे? मेरे भाई R कांस्टेंट नहीं होगा, R बढ़ेगा ड्यू टू स्किन इफेक्ट। आप जानते हो फ्रीक्वेंसी के साथ स्किन इफेक्ट आता है तो R बढ़ेगा। L और C में स्किन इफेक्ट नहीं लेते, कांस्टेंट। लेकिन देखो लाइन चार्जिंग करंट में ना ओमेगा का फैक्टर है, तो ओमेगा बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा। सप्लाई वोल्टेज, रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, इंडक्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन लाइन चार्जिंग करंट में V आता है, तो ये बढ़ेगा, तो ये हमारा बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई मेरे भाई? ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेंथ, रेडियस, डिस्टेंस, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें। बात क्लियर हुई? तो देखो ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स हैं जितने भी मैंने आपको करा दिए, R, L, C, और बहुत सारी आपने यहां पे बेसिक नॉलेज ले ली। एक तरह से आप ये कह दो आपने ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया, उसकी वर्किंग भी पढ़ ली, उसका सर्किट भी पढ़ लिया। अब आगे के जो टॉपिक्स आएंगे दे विल बी प्योरली न्यूमेरिकल, उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल होगा, कम कंसेप्चुअल डिस्कशन होगा। कंसेप्चुअल भी होगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा। अभी आपका न्यूमेरिकल कम था, कंसेप्चुअल ज्यादा था जितना भी हमने कवर किया है। तो कल इस टॉपिक पे फुल स्टॉप लगाएंगे, इसका DPP लगा के। और मेरे भाई मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग कराऊंगा। ठीक है खुशल मेरे भाई, ट्रांसमिशन लाइन EMFT का इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। दूसरी बात, कुछ बच्चों का डिमांड आ रहा है 1.5 घंटे लेक्चर कर दें। मेरे भाई देखो जल्दी अगर कवर करना है पावर सिस्टम तो आप इस URL पे जाओ, पहला फोल्डर मिलेगा पावर सिस्टम का, तो इस URL पे जाओगे tinyurl.com/ankit मेरे इसी साल के पढ़ाए हुए पावर सिस्टम के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप उनसे तैयारी कर सकते हो। मैं समझता हूं कुछ बच्चे 2021 के लिए तैयार कर रहे हैं और उनको जल्दी है तो जल्दी कर लो। इंग्लिश में भी YouTube पे डाल चुका हूं,
हिंदी में यहां पे पढ़ा हुआ है, अभी हिंदी में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे भाई मैं जल्दी तो जाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा तरीके से पढ़ाऊंगा, जल्दी हम लोग नहीं करने वाले। आपको जल्दी, आपके पास 2 रिसोर्सेज ऑलरेडी दे चुका हूं पावर सिस्टम के, ठीक है। नेटवर्क भी आपको यहां मिलेगा, मशीन, सिग्नल, एनालॉग, सब चीजें मिलेंगी। और मेरे भाई यार पीडीएफ स्मॉलर खुद कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत भी किया करो। अब इसके अलावा मेरे भाई और क्या है, मैं कल से आपके पावर सिस्टम के पीवाईक्यू कराने वाला हूं, पावर सिस्टम के पीवाईक्यू कराने वाला हूं, तो वो आप आकर के बिल्कुल विजिट कर सकते हो, देख सकते हो डेली 12:30 बजे, ठीक है। और अगर प्लस पे आते हो मेरे भाई तो बात ही अलग है, क्योंकि प्लस पे मिलेगा आपको लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग, मैं हर हफ्ते 5.5 घंटे सिर्फ डाउट सॉल्विंग कराता हूं। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी तो पड़ रहा है 22,500, लेकिन ये कॉस्ट बढ़ने वाली है, इसीलिए मेरे भाई जल्दी से कोड लगाओ अंकित ESE और अनअकैडमी पे आ जाओ, अनअकैडमी पे आ जाओ, क्योंकि बाद में लेट हो जाओगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, पछताओगे। और आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हो। आइकॉनिक में आपको क्या मिलेगा, आपको प्लस के तो सारे बेनिफिट मिलेंगे, साथ साथ मेरे भाई साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक पर्सनल कोच जो हर पॉइंट पे गाइड करेगा, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस, सब इंक्लूडेड रहेगा 4500 में। कोड याद रखना बस अंकित ESE, और यही मेरा कोड है जो आपको लगाना है, हर हालत में लगाना है। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस इसमें मिलेगी। आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, EMI से, नेट बैंकिंग से, और बाकी आप पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड पे भी, EMI ले सकते हो, HDFC और बजाज फिनसर्व। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, जिस पे आप जुड़ सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे लेक्चर्स के। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, तो एक बार अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, ताकि जब मैं लाइव आऊं तो आप मेरी लेक्चर अटेंड कर पाओ, ठीक है। अभी फौजदार, मैंने तुम्हारा रिप्लाई ऑलरेडी दे दिया है, वो एक बार सुन लेना पीछे रिवाइंड करके। देखो इलेक्ट्रिकल जंक्शन सब्सक्राइब कर लो, यहां शॉर्ट वीडियोस डालूंगा बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के। इंजीनियरिंग पाठशाला, यहां मैं आपको एनिमेटेड वीडियोस देने वाला हूं, आज रात को मस्त एक वीडियो आने वाली है, जरूर देखना। फाउंडेशन आपके बेसिक्स के लिए, गेट क्वेश्चन, यहां पीवाईक्यू के वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे फ्री। और क्रिएट्रिक्स तो करना ही करना है मेरे भाई, क्योंकि यहां तो आपका सारा सिलेबस कवर करा रहे हैं। और SSC JEE, अगर आप JEE और AE एग्जाम टारगेट कर रहे हो, कोई भी JEE और AE एग्जाम की तैयारी करनी है, यहां फुल सिलेबस मिलेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, कल के लिए तैयार रहना, कल DPP लगाएंगे, तो आप लोग तैयारी से आना। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस दोनों तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके रहना, ठीक है। कल शाम 7 बजे और कल दोपहर 12:30 बजे से पावर सिस्टम के PYQ कराऊंगा, तो अगर पहले थोड़ा भी पढ़ रखा है तो बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। थैंक यू।